बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। फल फूल और सब्जियां, पशुओं का रखना है खास ध्यान। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने आ गए हैं हम आपके द्वार लेकर कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। चलिए बिना देर के हम जानते हैं मंडी में सब्जियों का क्या है भाव, साथ ही साथ मौसम का कैसा है मिजाज। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसान ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। लातेहार में किया जा रहा है विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। तोरी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद T9, PT 303 या पांचाली। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिला में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बागवान, उद्यान मित्र और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण तथा युवाओं को 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मिर्च, ओल, अदरक, पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, टिश्यू कल्चर से केला और स्ट्रॉबेरी की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम किट वितरण, पॉली हाउस और फल फूल एवं पौधों का बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में 30 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पशुपालन प्रभाग द्वारा लातेहार जिला के 9 प्रखंडों में 2 दिवसीय विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रखंडों में बालूमाथ, बरियातू, बरवाडी, मनिका, चंदवा, हेरागंज, लातेहार, महुआढाड़ और गारू शामिल है। इन सभी प्रखंडों और इनके विभिन्न पंचायतों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं। इन प्रखंडों के पशुपालक पशु चिकित्सा शिविर में अपने पशु पक्षियों का चिकित्सा टीकाकरण और इससे संबंधित सलाह का लाभ लें। किसान भाइयों, किसी भी फसल में मिट्टी, बीज और विषाणु, जीवाणु, कीटाणु से रोग व्याधि लगने का खतरा रहता है। बुआई से पहले रोग व्याधियों के रोकथाम के लिए मिट्टी और बीज उपचार करें। मृदा उपचार के लिए नीम या करंज की खल्ली और बीजोपचार के लिए बैवस्टीन, कैप्टन या थिराम दवा का उपयोग करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल में रोग ऐसी व्याधि है जो हमारी आमदनी को लगभग समाप्त कर सकती है। तो रोग बहुत महत्वपूर्ण है। रोग 3 तरह के लगते हैं। एक तो बीज से लगते हैं, दूसरा मिट्टी से लगते हैं और तीसरा हवा या कीड़े मकोड़े द्वारा लाए गए बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब से लगते हैं। तो जो मिट्टी से लगते हैं उसके लिए नीम और करंज की खल्ली वगैरह तो हम दे देते हैं। जो बीज से लगते हैं, आपको बीज लगाते समय ही उपचारित कर लेना होगा। तो बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। जैसे मृदुलासिता रोग होता है जो गोभी वर्गीय फसल में लगता है, तो बीज से लगता है, बीज जनित रोग है। तो ये लगभग 50% आप बीज का उपचार कर लेंगे तो यहीं पे आपकी व्यथा समाप्त हो जाती है। तो बीज का उपचार आप कप्तान, थीरम या बेविस्टिन से 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। राज्य के जो किसान रबी तिलहनी फसल तोरी की खेती करना चाहते हैं वे 15 अक्टूबर तक फसल लगा सकते हैं। तोरी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद T9, PT 303 या पांचाली लगाएं। रबी तिलहनी फसल तोरी की खेती के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। तोरी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद T9, PT 303 या पांचाली लगाएं। इन प्रभेदों में तेल की उपलब्धता 42% और इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उनसे निकौनी का काम करने के लिए पिग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं बैंगन फसल में माहो, माइट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या करें। बैंगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगेंगे। फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए 2% नीम के तेल से बने घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज्यादा हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम के साथ बढ़ जाती है सब्जियों की मांग और इन मांग की पूर्ति के लिए हमें करनी पड़ती है पहले से तैयारियां। तो आइए हम जानते हैं कि मटर की आगाद खेती हम कैसे करें। जो भी किसान भाई बहन मटर की खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मटर की आगाद खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है मटर की आगाद खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मटर की आगाद खेती अगर करनी है तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसी होगी और किस परिस्थितियों पर वो खेत की तैयारी करें ताकि उनको उपयुक्त लाभ मिल सके। जी, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। मटर सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है और दाल के भी रूप में इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये दलहनी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन वगैरह का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, मतलब यूरिया वगैरह का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है और इसकी उपज अच्छी मिल जाती है। तो महत्वपूर्ण फसल के बारे में जैसा कि आपने कहा भानु जी, खेत की तैयारी के लिए तो सबसे पहले किसान भाइयों, चूँकि ये मटर होना है, मटर का पौधा स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए वो उपज ज़्यादा देगा। इसलिए स्वस्थता के लिए आपको मुख्य बातें पे ध्यान देनी है कि कोड़ाई ठीक से, मतलब जुताई 3 गहरी जुताई हो खेत की। स्थल का चुनाव में हम ध्यान देते हैं कि ढालू जैसा मतलब जल जमाव की संभावना कम हो और ज़रूरत पड़ने पे सिंचाई भी हम कर पाएँ, तो ऐसा स्थल का चुनाव करते हैं। 3 गहरी जुताई के बाद एक और जुताई के साथ पाटा चला देते हैं और ये लास्ट जब जुताई करते हैं उस समय गोबर की खाद, भानु जी, गोबर की खाद 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम डालते हैं और फिर पटा चलाते हैं। अगर आपको हम अनुशंसित करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खाद, माने नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, फास्फोरस के लिए DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं और पोटास के लिए आप म्यूरेट पोटास या लाल खाद देते हैं। तो लाल खाद और जो फास्फोरस वाला है, जो DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये एक साथ हम देते हैं। तो जब अंतिम जुताई आप कर रहे हैं, जो पटा चलाने वाले हैं, उस समय आप वो खाद की पूरी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की खाद की पूरी मात्रा हम दे देते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा या उससे थोड़ा कम आधी मात्रा हम दे देते हैं। उसको हम बेसल डोज कहते हैं। तो वो दे करके और पटा चला देते हैं। उसके बाद फिर हम बीज वगैरह की बुआई की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके लिए बीजोपचार कितना आवश्यक होता है और किस विधि से बीजोपचार करने से हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके। आप पहले ध्यान देना हो कि रोग कैसे लगते हैं। तो रोग लगने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला 3 जगह से लगते हैं। पहला ज़मीन से, मिट्टी से लग सकता है रोग, दूसरा बीज से लग सकता है और तीसरा जब फसल खड़ी हो जाती है तो हवा से या फिर वातावरण से या कीड़े मकोड़े से लगती है रोग।
तो बीज में लगने वाला रोग जो है, बीज से लगने वाला रोग हम यहीं से शुरू करते हैं। जब हम बीज लगाने वाले होते हैं वहीं से शुरू करते हैं और उसके लिए बीज का उपचार करते हैं। तो चूंकि ये दलहनी फसल है तो बहुत एक और हम बीज उपचार करते हैं। हम कप्तान, थीरम वगैरह मतलब से तो करते ही हैं। कप्तान, थीरम या बेविस्टिन लेते हैं, उसमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको डालते हैं और बीज का उपचार करते हैं। चूँकि ये दलहनी फसल भी है इसलिए हम राइजोबियम कल्चर भी करते हैं। राइजोबियम से भी बीज का उपचार करते हैं और ये राइजोबियम से बीज का उपचार हम इसलिए करते हैं कि ये वातावरण से नाइट्रोजन लेता है और वो यूरिया जो देता है वो यूरिया के फॉर्म में वो जड़ में डालता है। तो बीज का उपचार मटर के परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी होगा और बहुत अच्छा होगा। एक तो होते हैं कि आप डायरेक्ट सीड सोइंग कर देते हैं। बीज को जो है आप खेत की तैयारी वगैरह करके लाइन लेते हैं और लाइन में बीज को लगा देते हैं। और दूसरा कि आप गाछी तैयार करते हैं अलग से नर्सरी में और फिर उसके बाद उसको रोपाई करते हैं। जब गाछी तैयार हो जाता है तो रोपाई करते हैं। तो बीज के लिए किसान भाइयों यहाँ मटर को जो हम बीज से लगाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जब खेत हमारा प्लेन हो गया है, मतलब समतल हो गया है, लास्ट जुताई पट्टा चला दिए हैं, अब जो है उसमें लाइन खींचते हैं। लाइन से लाइन की दूरी होती है 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और पौधा से पौधा की दूरी होगी लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर। तो लाइन से लाइन की दूरी मतलब 1 से 1.5 फीट और पौधा से पौधा की दूरी लगभग आधा फीट। तो ये करके हम उस तरह से बीज की बुआई कर देते हैं और धीरे धीरे उसी के अनुसार हमारी लाइन से लगाने का फ़ायदा है कि जो खाद दिए हैं वो भी हमको फ़ायदा करेगा। और दूसरा हमको अंतरकर्षण क्रियाएं जो करनी होगी, निकाई गुड़ाई वगैरह जो करनी होगी, पानी देना होगा, सिंचाई करनी होगी, तो उसमें हमें सुविधा होती है। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मटर की खेती में और क्या क्या विशेष देखभाल करना पड़ता है, कैसे वो कीट पतंगों से उसकी बचाव कर सके और किन किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर सके। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, आप मटर का उपयोग 2 तरह से करते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया। एक तो मटर छीमी के रूप में और दूसरा बाद में मटर का दाना रख लेते हैं और फिर उसका सब्जी या दाल के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। तो मटर छीमी जब वो हरा होता है तो उसमें कीड़े लगने की संभावना होती है या बीमारी लगने की संभावना होती है। अब बीमारी जो लगेगी उसका मुख्य है उकठा रोग जैसा लगता है। तो उसमें क्या होता है ना, नीचे की पीली पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगती है और ऐसे करके पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो इसके लिए वही मैं बताया था ना कि वो जो कप्तान, थीरम या बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम से आप बीज का उपचार कर दिए तो इसकी संभावना कम होगी। और अगर उसके बाद भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कब देना है आपको। जब 50% फूल जब आ जाए मटर में तब फिर उस समय हम कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन वगैरह का 0.25% मतलब हुआ क्या 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन या कप्तान या थीरम जो आप लिए हैं वो उसका छिड़काव करते हैं। और ये 15 दिन पे लगभग 3 छिड़काव करेंगे तो उकठा रोग वगैरह नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भानु जी धन्यवाद, और किसान भाइयों आपको भी जोहार। खेती बाड़ी है हमारी पहचान, हम अपनाएंगे नए नए तकनीक और उपाय। इन्हीं तकनीक और उपायों को अपनाते हुए आइए हम जानते हैं मल्च एवं ड्रिप के द्वारा कृषि तकनीक। आज हम जानेंगे कि ड्रिप और मल्च के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं डॉक्टर रुसिया सर। वैज्ञानिक तरीके से खेती की बात करें तो ड्रिप और मल्च की बात आती है, तो ये ड्रिप और मल्च है क्या? किसान भाइयों के लिए कम पानी में और पानी को बचा के एक बड़े क्षेत्रफल में खेती करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि हम ड्रिप और मल्च का प्रयोग कर सिंचाई करें। ड्रिप होती है हमारी टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई मतलब हम पौधे के नज़दीक बूंद बूंद पानी गिराते हैं। बूंद बूंद पानी गिराने से मतलब कि जहाँ आपने जड़ के पास खाद दी है वो धीरे धीरे पौधे की जड़ के साथ पानी में मिलकर वहीं पर रहेगी। अगर आप बहाव पद्धति से देंगे तो खाद भी घुल के नीचे चली जाएगी पौधे के जड़ के नीचे।
जो पौधे के लिए लाभकारी नहीं होगी। अब हम टपक सिंचाई से जब पानी देते हैं तो हमको ये देखना है कि पौधे के जड़ के नीचे तक पानी जा रहा है या नहीं। तो हमको 2-4 पौधों की जड़ को देख लेना होगा कि कितने दिन में हमारी कितनी जड़ कितने नीचे तक जाती है। हम सामान्यतः सभी प्रकार की सब्जियों की जड़ की गहराई और कितने दिन में अपनी पूर्ण गहराई पकड़ लेगी वहाँ तक जानते हैं, और उसके क्षेत्रफल को भी जानते हैं कि हमारी जड़ों का विस्तार कहाँ तक होगा। तो हम जो बूंद गिराते हैं हमको मालूम हो जाता है कि कितनी देर में उसकी जड़ तक पानी पहुँच जाएगा। हम उतनी ही बूंद पौधे तक गिराएंगे। तो हमारी कतार में लगी हुई सब्जी और कतार में लगी हुई टपक सिंचाई की नली प्रत्येक पौधे तक पानी पहुंचाएगी। बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा। यह एक लाइन चलेगी, दूसरी लाइन भी उसी प्रकार से चलेगी। सभी पौधे के पौधों की दूरी में अंतर रहेगा। कतार से कतार की दूरी में पौध के हिसाब से अंतर रहेगा, जिस प्रकार की सब्जी लगा रहे हो। अगर हम लतरदार सब्जी लगा रहे हैं तो हमको केवल लतरदार जहाँ पे बीज गिराए हैं उसी जगह पर बूंद बूंद पानी गिरेगा, और बाकी दूसरा जो थाला बनेगा जहाँ हम लतरदार बीज डाले हैं वहाँ पर बाकी जगह हमारे छिद्र बंद रहेंगे। बहुत ही सिंपल टपक सिंचाई का तरीका है। एक मेन मुख्य नली के माध्यम से हम विभिन्न कतारों में हम नलियां को प्रवाह कर देते हैं, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है और हर कतार में पानी जाता रहता है। अब हम मेड़ भी उठा देते हैं, उसमें भी हमारी कतार डली हुई है। अब एक मेड़ पर एक पौध लगी है और एक कतार है, क्यों नहीं हम 2 पौध लगाएं एक मेड़ पर और बीच में एक कतार हम टपक सिंचाई की दें। बात यह है कि पानी को हमको बचाना है। हम 60% तक पानी इससे बचाते हैं, और टपक सिंचाई में जो उपज मिलती है हमको, अभी आने वाले समय में, अभी कुछ समय के बाद आपका धान तैयार होगा, धान कट जाएगा। आपको तैयारी अभी से करके रखनी पड़ेगी हमारे किसान भाइयों को। और कौन सी हमको सब्जी, कौन सी हमको फसल लगानी है, वह भी पूरा आकलन करके रखना होगा। और उसके बाद तुरंत जैसे ही धान कटे अपने खेत में आप तैयारी करके और उसको लगा दें। अब देखिए, अब पानी तो आपका थोड़ा सा नुकसान वाष्पीकरण से होगा, घास भी निकलेगी, खरपतवार भी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि टपक सिंचाई से हम पानी दे रहे हैं तो खरपतवार नहीं आएगी। लेकिन अगर हम प्लास्टिक का मल्च अगर हम उसमें बिछाकर, और जितनी पौधा से पौधा की दूरी पर हमको सब्जी लगानी है या जो भी हमको पौध लगानी है, वहाँ पे हम छिद्र करके बीज या नर्सरी में तैयार किए गए पौध को अगर हम वहाँ रोपते हैं तो हमारी खरपतवार से 100% निजात मिल जाएगी। जो खरपतवार निकलेगी वो मल्च के अंदर सड़ के मर जाएगी। इसके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, खरपतवार निकालने का ख़त्म। दूसरा, हमारा खरपतवार जो मुख्य खाद हम पौधे को देते हैं और जो खरपतवार लेती है उससे मुक्ति, हमारी पौध तेज़ी से बढ़ेगी। और तीसरा फायदा, आपका जो लागत है उसमें बहुत कमी आ जाएगी और हमारी अच्छी फसल लहला के जाएगी। फिर भी इक्का दुक्का घास इसके साथ आएगी। नीचे नली रहेगी, ऊपर हमारा मल्च रहेगा। पानी जहाँ से हम छोड़ रहे हैं हमको मालूम है कितनी देर में देना है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उपज में भी आपका 1.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा होगा। यह
हमारे विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की सब्जियों के माध्यम से हम सभी चीज़ों में इसको अपना चुके हैं। हम तो भविष्य में खरीफ के बाद जो रबी की फसलें हैं उसमें भी हम मल्च और ड्रिप लेके एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके तैयारी कर रहे हैं, और जो अन्य जगहों में हुए हैं उसमें भी टपक और मल्च के साथ यह लाभकारी सिद्ध हुए हैं। हम किसानों तक पुनः आएंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने मल्च और ड्रिप के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी उत्पादन बढ़ेगी और जो अर्थधन है वो कम होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, तकनीक को अपनाइए, समय को बचाइए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाइए। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में नई जानकारी के साथ। जाने से पहले आप लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप हमें और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।